शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज मुद्रा विषय पर चर्चा की जाएगी। मुद्रा यानी करेंसी। इसके अंतर्गत हमने यह निर्णय लिया है कि मुद्रा क्या है और उसका क्या महत्व है, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मुद्रा है क्या। देखिए, मुद्रा आधुनिक युग में विनिमय का एक जरिया है। अगर देखा जाए तो मुद्रा का अपने आप कोई महत्व नहीं होता। उसे महत्व वहां की सरकार देती है। जिस देश या समाज में मुद्रा चलती है, वह देश और समाज ही उसे महत्व महत्व देता है। हर देश की अपनी मुद्रा होती है। जैसे भारत की मुद्रा रुपया, अमेरिका का मुद्रा डॉलर, ब्रिटेन का पाउंड। इसी तरह हर देश की मुद्रा अलग अलग होती है। कोई भी देश या समाज अपनी मुद्रा में ही अपने कार्य का संचालन करता है। जब मानव सभ्यता का शुरुआत हुई, तब वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यक्ति एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देता था या लेता था। उदाहरण के लिए, अगर मुझे 1 केजी चावल की आवश्यकता है, तो बदले में मैं सामने वाले को गेहूं दूंगा, दूध दूंगा या उसी तरह की और भी वस्तुएं दूंगा। इसमें काफी समस्याएं थी। समस्या इसमें यह थी कि अगर मुझे चावल की आवश्यकता है, मेरे पास देने को दूध है, और सामने वाले आदमी के पास दूध की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की व्यवहारिक दिक्कतें आती थी। इसी व्यवहारिक दिक्कत को दूर करने के लिए मुद्रा की शुरुआत हुई। यूरोप का स्वीडन पहला देश है जिसने आधिकारिक रूप से मुद्रा का चलन किया। अब बात करते हैं कि जो मुद्रा है वह कैसे काम करती है। देखिए, सबसे पहले किसी भी देश का केंद्रीय बैंक है या सेंट्रल बैंक है, मुद्रा जारी करता है। मुद्रा का नामकरण होता है। इसके अलावे उसके मानक तैयार होते हैं। मानक तैयार करने के बाद उसे हम छापते हैं और सर्कुलेट करते हैं। जब सरकार उसे मान्यता दे देती है, तब वह करेंसी का रूप ले लेता है। एक बात इसमें गौर करने लायक है कि सरकार वस्तुओं के आदान प्रदान पर टैक्स लगाती है।
इसीलिए सरकार चाहती है कि वस्तु विनिमय न हो। एक तो व्यवहारिक दिक्कत है, लेकिन इसके अलावा सरकार भी नहीं चाहती कि वस्तु का विनिमय हो। इसीलिए वस्तु विनिमय को रोकने के लिए सरकारी मुद्रा का प्रयोग अनिवार्य कर देती है। जैसे पहले बार्टर सिस्टम था, तो उस बार्टर सिस्टम को खत्म करने के लिए ही सरकारी मुद्रा का अनिवार्य किया जाता है। एक बात इसमें ध्यान देने वाली है कि वस्तु विनिमय, अगर बार्टर सिस्टम को स्वतंत्र कर दिया जाए तो मुद्रा का महत्व अपने आप कम हो जाएगा। देखिए, जब व्यक्ति मुद्रा में आदान प्रदान करता है तो सरकार को उससे टैक्स मिलता है, और यही सरकार चाहती है कि हम हमें भरपूर टैक्स मिले और हमारी अर्थव्यवस्था चले। एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जो कि नोट जो है, मुद्रा है, वह विनिमय का एक कृत्रिम साधन है। ऐसा नहीं है कि वो नेचुरल है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2016 8 नवंबर को नोटबंदी हुई। जिस पैसे के पीछे लोग पागल थे, उसी पैसे को लोग चला रहे थे, फेंक रहे थे। उसका कारण ये था कि सरकार उसको मान्यता देती है। उस उस समय जो नोट हमारे पास थे, उसकी मान्यता नहीं थी। इसीलिए वह कागज का टुकड़ा मात्र थे, उसका उपयोग नहीं रहा। तो कुल मिलाकर यहाँ ये कहना आवश्यक है कि मुद्रा आज के समय में आवश्यकता है, और मुद्रा का जब महत्व अधिक बढ़ जाता है तो फिर वह समाज भौतिकवादी हो जाता है। उस समाज में पैसे का महत्व अधिक हो जाता है। कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा समाज हो जिसमें मुद्रा नहीं हो, वह समाज में भौतिकता कम रहेगी, रुपये के लिए मारामारी कम रहेगी, भ्रष्टाचार कम रहेगा। जो अंतिम बात है मैं कहना चाहता हूँ, अंतिम बिंदु है, वह यह है कि अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग घटती है, और जब मांग घटती है तो उसका बाजार मूल्य घटता है। देखिए, यह अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, जब बाजार में किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, या कोई वस्तु दुर्लभ हो, या उसकी प्रशुद्धता बहुत कम हो, उसका मूल्य स्वतः बढ़ जाता है। लेकिन जब कोई वस्तु की मांग कम हो जाती है, या वह मार्केट में अधिक है, आवश्यकता से ज्यादा है, तो उसका महत्व या उसका मूल्य घटता है। यह एक सामान्य सी बात है, इसमें अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यह एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, या मानव का स्वभाव है
कि जब उसे किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वह उसे किसी भी हाल में प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जब उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती वह उसकी ओर देखता भी नहीं है। उदाहरण के लिए मान लिया हम लोग कहीं जाते हैं, हमको बहुत आवश्यकता है कि हमें गाड़ी मिल जाए, कोई सवारी मिल जाए। देखिए हम लोग अधिक भाड़ा देकर जाएंगे, ऐसा होता है, भीड़ में चढ़ कर जाएंगे, लेकिन जब हमें उसकी आवश्यकता नहीं होती तो हम नहीं चढ़ते हैं। ये हुई मुद्रा के बारे में बात, और उम्मीद है कि मैंने इस आर्थिक विषय को अपनी क्षमता अनुसार आपको समझाने का प्रयास किया। आप सबने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। मोहन गुप्ता जी, मदन जी, श्रीकांत जी, बबलू जी, कोई भी साथी बताएं। अपना रीति कोई भी साथी शुरू करें। हेलो। बताइए आदरणीय। अभी आज की चर्चा में सम्मिलित सभी हमारे आदरणीय साथी बंधुओं, आज जो चर्चा का विषय रखा गया है, जिसको कि हम मुद्रा के रूप में चर्चा कर रहे हैं, चाहे मुद्रा कहिए, रुपया कहिए, या लेन देन करने की जो एक सुविधाजनक और सुलभ बनाने का एक तरीका है, उसको पूरे विश्व दुनिया में मुद्रा के रूप में उसका जो है सो उपयोग करते हैं। चाहे कहीं उसी मुद्रा का नाम रुपया है, कहीं डॉलर है, कहीं पाउंड है, कहीं रूबल है। जो मुद्रा का उपयोग जो है वो किस लिए होता है भाई, तो वास्तव में पूछा जाए तो मूल्य जो है वो तो वस्तु का होता है, और पूर्व समय में वस्तु का ही विनिमय होता था कि भाई अगर हम आपसे चना ले रहे हैं और मैं आपको गेहूं दे रहा हूं, तो मैं आपसे 10 किलो गेहूं लूंगा तो 5 किलो चना दूंगा। तो इस प्रकार से वस्तुओं का जो है सो विनिमय होता था। लेकिन इसको एक सुविधाजनक और बनाने के लिए सरकार जो है या तंत्र है या राजा जो है, वो पहले चाहे धातु का मुद्रा के रूप में उपयोग किए, और अब जो है
सो पेपर के मुद्रा के रूप में उपयोग होता है। सब मुद्रा में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है, या सरकार है या प्राइवेट तंत्र भी अपना मुद्रा चला सकती है। तो अगर वो जब तक उसको गारंटी देता है तब तक उसका मुद्रा का वैल्यूएशन नहीं है, नहीं तो वो कागज का टुकड़ा है। अब जो ये मुद्रा जो है सो सरकार जो है वैसे तो इसको चलन के लिए, इसको व्यवस्थित करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक अलग संस्था के रूप में बनाया है, लेकिन उस पर कंट्रोल पूरा जो है वो तंत्र का ही रहता है। तंत्र के हिसाब से ही रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है वो मुद्रा का जो विस्तारण करता है, छपाई करता है, या कभी बड़ा मुद्रा कम छापता है, छोटा मुद्रा अधिक छापता है, सिक्का कभी छापता है। ये सब जो है गवर्नमेंट के नीति के हिसाब से छपता है। मुद्रा पर किसका चित्र होगा, भारत माता का होगा, गांधी जी का होगा, किसका होगा, सारा चीज जो है ये सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में जब सरकार को मुद्रा की अधिक आवश्यकता होती है तो वो रिजर्व बैंक से छपवा भी लेता है, जिसको कि हम मुद्रा का प्रसार कहते हैं। और इसी से मुद्रा स्फीति बढ़ती है, जो कि मुद्रा के मूल्य को, वस्तु का मूल्य तो बढ़ता घटता है, लेकिन मुद्रा का जो है मुद्रा स्फीति एक इसी प्रकार की समस्या भी पैदा होती है जब अत्यधिक मुद्रा का छपाई हो जाता है। अब कभी कभी सरकार जो है वो मुद्रा का अवमूल्यन भी करता है, कि अगर 100 रुपये का मुद्रा चल रहा है तो उसको अवमूल्यन करके वो 80 रुपया भी उसका दाम कर सकता है, कि 100 रुपया का मुद्रा है लेकिन उसका वैल्यूएशन 80 रुपया का होगा। इस प्रकार का भी कभी कभी समस्या जो है सो आता है। वस्तु का है कि जो एक अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, अर्थशास्त्र के सिद्धांत में मांग और पूर्ति का सिद्धांत है। उस मांग और पूर्ति के सिद्धांत में जब किसी वस्तु का पूर्ति या उसमें फसल बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है तो डिमांड से, मांग से अधिक वस्तु का पूर्ति होता है, तो ये एक सिद्धांत है कि उसका मूल्य जो है वो कम हो जाता है, घट जाता है। लेकिन अगर वस्तु का पैदावार या स्टॉक कम है और उसकी मांग जो है अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर उसमें महंगाई आ जाती है, उस वस्तु का कीमत जो है वो बढ़ जाता है। तो ये एक मांग और पूर्ति का सिद्धांत है, लेकिन इसको हम देखते हैं कि व्यापारियों को या जो जमाबंदी करने वाले हैं तो इसको कृत्रिम रूप से भी बाजार में तेजी और मंदी का या मांग या पूर्ति के सिद्धांत को प्रभावित करते हैं। कभी कभी होता है कि कोई वस्तु का
जो उत्पादन या पैदा है तो वो आपूर्ति के बराबर है कि जितना मांग है उतना पूर्ति के लिए भी सामान उपलब्ध है। लेकिन यहीं पर कभी कभी जो रहता है उस सामान को जमाबंदी में उसको जब रोक लेते हैं और बाजार में कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन बाजार में उसकी कमी जो है कृत्रिम रूप से करते हैं और उसका जब भाव बढ़ता है तब उस माल को निकालकर बाजार में बेचते हैं और उसका वो जो है सो मुनाफा कमाते हैं। और इसी के तहत कभी कभी देखिएगा कि सरकार जो है वो जहां तहां छापा मारती है, जहां जहां की सामान को जमाबंदी करके रखते हैं, जिससे कि मार्केट में जो है मांग और पूर्ति का बैलेंस जो है सो बना रहे। आज हम देख रहे हैं कि इसी मांग और पूर्ति को के बैलेंस को बनाने के लिए बाजार में फ्लर्टिंग न हो, तो उसके लिए अभी जब बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाता है और उसको अगर रखने के लिए या उसको सुरक्षित रूप से कि वो सामान जो है घुने नहीं, सड़े नहीं, उसकी व्यवस्था अगर नहीं होगा तो औने पौने दाम में बाजार में माल बिकेगा, पूर्ति अत्यधिक हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया को बैलेंस करने के लिए आज जो है आप देखिएगा कि शीतगृह या कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की गई है कि आप अगर आपके पास में अत्यधिक मात्रा में अगर उत्पादन हो गया है तो शीतगृह या कोल्ड स्टोरेज में उसको जो है स्टोर कर दिया जाता है, जिसमें कि साल भर 6 महीना 2 साल भी अगर आप उस वस्तु को रखते हैं तो वह खराब नहीं होता है। और इस दरमियान में माल की मांग जो है वो एक समय के बाद में बढ़ जाती है और भाव का बैलेंस जो है सो बना रहता है। कभी कभी इसको सरकार भी जो है बैलेंस करने के लिए उन वस्तुओं का सरकारी खरीदी भी करके और उसका स्टॉक करती है, सरकारी रेट पर उसको खरीद कर स्टॉक करती है ताकि किसी भी वस्तु का दाम जो है अत्यधिक मात्रा में नीचे न गिरे। तो इस प्रकार वस्तुओं के मांग और पूर्ति को बैलेंस करने का कई प्रकार की उपाय से व्यवस्था किया जाता है। मुद्रा जो है एक्चुअल में वस्तु विनिमय से भी पहले काम चलता था, लेकिन सरकार को उससे टैक्स लेने में जो है वो बहुत ज्यादा असुविधा थी। तो अपनी टैक्स के कलेक्शन के लिए और जनता को भ्रम में डाल के रखने के लिए और अत्यधिक मात्रा में टैक्स कलेक्शन कर और उसका अपने हिसाब से उसका खर्च करने के लिए हर एक आज पूरे विश्व में मुद्रा के रूप में एक चलन है। अब इसका जो जनता को लाभ होगा या हानि होगा या उसका कितना फायदा मिलेगा, ये जो तंत्र बैठा हुआ है उस तंत्र के नियत पर डिपेंड करता है कि वह किससे कितना टैक्स लेता है और किसको कितना उस टैक्स का फायदा देता है।
तो इस प्रकार की सारी मुद्रा का व्यवस्था है। हमें जो समझ में आया, हमने अपनी बात को रखी है और हमारे विद्वद्जन साथी हैं जो इसको और क्लियर करेंगे। मैं अपनी बात को ही विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। चलिए मैं थोड़ा सा इस विषय पर रख देता हूँ। देखिए, कोटेशन का जो पहला बिंदु है वो यही कहता है, स्वतंत्रता के बाद डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत हुआ। तो मैं जब वस्तुओं का मूल्य देखता हूँ तो वास्तव में दिखाई देता है कि जब 1947 में देश स्वतंत्र हुआ उस समय 1 रुपया जो है वो लगभग लगभग 1 USD के बराबर ही था। लेकिन जब आप वस्तुओं की कीमत देखते हैं उस समय क्या थी, तो उस समय हमको दिखाई देता है घी का जो मूल्य था वो लगभग 2.5 रुपए के आसपास था। 1 लीटर घी मिल जाता था। इसी प्रकार से आप चावल का रेट देखेंगे तो चावल लगभग 0.30 पैसे का पर किलो मिल जाता था। और गेहूं का जो रेट देखते हैं, गेहूं का रेट हमको 0.10 यानी 10 पैसे के आसपास था। यानी कि उस समय जब हम करेंसी की बात करते हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा हमारा करेंसी का कन्वर्जन रेट कितना था। तो जो घी आपको लगभग लगभग 2.5 रुपए में मिलता था, या हमारा जो गेहूं वगैरह है या वीट या जो हमारा चावल वगैरह मिलता था, तो हमारा करेंसी कन्वर्जन रेट उस समय भी कुछ डाउन था, यानी कि 0.76 USD के आसपास था हमारा। लेकिन उस समय अगर आप ऑयल के प्राइस, क्रूड के प्राइस देखेंगे तो वो हमारा लगभग 0.37 जो है रुपए के आसपास था। अगर आज आप देखते हैं 0.37 को अगर आप बढ़ाते हैं रुपए में करते हैं तो आप देखेंगे अगर 100 रुपए भी आपका पहुंच जा रहा है तो लगभग लगभग वो देखेंगे कि अब 300 रुपए के आसपास आपका बैठता है। यानी 3 गुना, मान लीजिए 0.33 से हम सीधे सीधे 3 गुना लगा लेते हैं। तो अगर आप 100 रुपए भी लेकर के चलते हैं तो हम देखते हैं लगभग 300 रुपए के लीटर के आसपास जो है तेल का दाम हो गया होता। जबकि रुपए का हमको मूल्य देखना पड़ेगा। तो मुनि जी ने तो इसमें जो कोटेशन में लिखा है, आई थिंक 200 या 300 कुछ लिखा था, 205 रुपया एक मूल्य के बराबर है। वर्तमान में मैं देखता हूँ शायद ये जो मूल्य है लगभग 500-550 रुपए के बराबर हो सकता है, क्योंकि ये कोटेशन बहुत पहले लिखा गया होगा। लेकिन आज की तुलना में देखेंगे तो उस समय 1947 का जो 1 रुपया था उसका मूल्य हो सकता है आज 400 से 500 रुपए के बराबर हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वस्तुओं का मूल्य क्या था। तो मैं 1975 का जो देख रहा था, थोड़ा सा सुनो। तो 1975 का देख रहा था तो उसमें मैं देख रहा था कि जो एटलस की जो साइकिल थी वो लगभग 400 रुपए से शुरू हो जाती थी। तो उसका मूल्य अगर हम देखें तो उसका मूल्य आज आपको 10 गुना के आसपास दिखाई देगा। अगर 4,000, 5,000, 8,000 भी जाते हैं तो लगभग 10 से 20 गुना उसका मूल्य जो है बढ़ा है। जबकि रुपए का मूल्य अगर आप देखेंगे तो रुपए का मूल्य जो है सीधे सीधे 1 रुपया से वो 300 रुपए या 500 रुपए, 400 रुपए जो भी मान करके चलें, तो रुपया का मूल्य जो है उसकी तुलना में बढ़ा है। उसकी तुलना में वस्तुओं का मूल्य देखें तो उसकी तुलना में वस्तुओं का मूल्य घट गया है। और जिस समय रुपया जो है 1947 में हम देखते हैं उस समय लोगों की क्रय क्षमता भी कम थी। यानी कि भले ही उस समय जो है उतने कम पैसे में जो है संपत्ति मिल जाती हो, या आपको अगर जमीन लेनी है, जैसे आज की जमीन की बात की जाए तो 100 गज जमीन जो है आपको 1980 के आसपास आपको जमीन मिल जाती। 2,500 से 3,000 रुपए में ये ऋषिकेश में रेट था।
और आप कहीं ऐसे इलाके में चले जाएँगे जहाँ पर जो है जो और ज़मीन सस्ती हो तो 500 से 1000 रुपए में भी आपको ज़मीन मिल जाती। लेकिन उस समय वही राशि बहुत बड़ी थी क्योंकि उस राशि को भी प्राप्त करना जो है, वह बड़ा कठिन कार्य था। और जो लोग मेला देखने जाते थे तो मुझे बताते हैं लोग कि 5 पैसे में, 10 पैसे में उन्हें प्लास्टिक की कई चीज़ें मिल जाती थी, खाने-पीने की वस्तुएँ मिल जाती थी। आज आप मेला घूमने जाते हैं तो जेब में एक गरीब से गरीब परिवार भी 2 400 500 रुपया रख लेता है। उस समय 50 पैसे में लोग जो है ₹1 में पूरा मेला घूम कर आ जाते थे और बहुत सारी चीज़ें ले आते थे। शायद उस समय फुटबॉल वगैरह का भी रेट कम रहा होगा का, तो चीज़ें इस तरह से मिल जाती थी। अगर आप उस हिसाब से अगर करेंसी को कन्वर्ट करके आज देखते हैं, तो आप देखते हैं कि उस समय उसका मूल्य कम होते हुए भी क्रय क्षमता नहीं थी और ये चीज़ें भी लोगों से दूर थी। आज जो है आपको 100 गुना बढ़ा दिखाई देता है, लेकिन आपकी क्रय क्षमता उसकी तुलना में बहुत बढ़ गई है। ऐसे में जब हम डॉलर से कन्वर्ज़न करते हैं अपना, तो हम देखते हैं कि आज 80-82 रुपया जो भी है, लेकिन अगर आप वही यूएसए में चले जाएँगे, वहाँ पर आप खर्च करेंगे, तो आप देखेंगे आपके पास उतने ही रुपए में जब आप कन्वर्ट करते हैं डॉलर में, तो सेविंग करने में आपको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पर वस्तु का मूल्य उसी तरह बढ़ा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में रुपए का मूल्य जितनी तेज़ी से बढ़ा है, उतनी तेज़ी से वस्तुओं का मूल्य नहीं बढ़ा है। इस परिस्थिति में ये कह देना कि रुपया कमज़ोर हुआ है और डॉलर मजबूत हुआ है, मुझे लगता है ये तार्किक बात नहीं है। क्योंकि वास्तव में रुपया का मूल्य बढ़ा है, तो वस्तुओं का मूल्य उसकी तुलना में घट गया है। जैसे मैं पेट्रोल की ही बात करूँ तो 0.37 से आप लगा कर देखते हैं, अगर आप ₹100 भी लगा लेंगे इस समय, तो आप देखेंगे कि लगभग-लगभग वो 250% के आस-पास बैठेगा। जबकि ₹305 या जो है मुनि जी ने 205 लिखा है, लेकिन वर्तमान में 400 से ₹500 के बराबर वो हो जाता है। तो इस परिस्थिति में देखते हैं तो वास्तव में रुपया कमज़ोर नहीं हुआ है, रुपया हुआ है मजबूत। हाँ, जब हम इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन करते हैं, वहाँ पर करेंसी कन्वर्ज़न का हम लोगों को जो है एक नुकसान देखने को मिलता है। जब रुपया जो है डॉलर के कंपैरिज़न में डाउन होता है, तो वो $1 में जितना सामान भारत से निर्यात होता था, अब उससे डेढ़ गुना या 2 गुना सामान या जो जितना भी मूल्य बढ़ता है, उतने ही पैसे में जो है निर्यात बढ़ जाता है। लेकिन ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है, जैसे मोहन गुप्ता जी ने भी बताया कि अगर वस्तु का उत्पादन अधिक होगा और माँग कम हो, वो वस्तु का उत्पादन अधिक है और माँग कम है, तो उसका मूल्य जो है, वो घट जाएगा। और किसी वस्तु का जो उत्पादन है, वो उत्पादन कम है और उसकी माँग अधिक है, तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो कंज़म्पशन के लायक चीज़ें हैं, जो हमारी आवश्यकता की हैं, यानी कि हमको जो है एक्सपोर्ट नहीं करना है, वो हम लोगों के लिए देखा जाए तो हम लोगों के लिए संतुलित है, ना महँगा है, ना सस्ता है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ या कोई भी वस्तु हो सकती है, जिसका आप देखेंगे कि उसका जो है उत्पादन कम हो रहा है और माँग अधिक है। तो उसका चाहे आप निर्यात करिए या चाहे आप भारत में ही खपत करिए, निर्यात करने के लिए तो बचेगा ही नहीं। उसकी खपत करेंगे तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो वस्तु का मूल्य 2 तरीके से हम लोग आकलन करते हैं। एक तो रुपए का कंपैरिज़न 1947 से देख रहे हैं, दूसरा वर्तमान में देख रहे हैं उत्पादन के आधार पर। इस आधार पर भी मुझे दिखता है कि जैसे जीवन शैली में लोगों की वृद्धि हुई है और लोगों की रीचेबिलिटी जो है वो बढ़ी है वस्तुओं की तरफ, यानी जो चीज़ें पहले हम लोगों को खाने-पीने और वस्तुओं की चीज़ें मतलब पहले ये कहा जाता था कि पुराने समय में कि अगर किसी को भोजन ही मिल जाए उतने समय में पूरे दिन भर काम करे और दिन भर काम करके वो केवल 1 किलो या 2 किलो दिन भर भोजन का पैसा ले ले, बहुत है। लेकिन अगर आप आज 1 दिन मज़दूरी करते हैं, तो आप 1 दिन की मज़दूरी में आज कुछ भी नहीं तो आप 10 किलो गेहूँ का सामान या 10 किलो का अनाज ले सकते हैं। तो उस समय आपको एक टाइम के भोजन का अनाज मिल जाता था, अब आपको मिल जाता है कि आप जो है कई दिन का जो है भोजन या कई दिन का सामान जो है ले सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि रुपया कमज़ोर हुआ है, बल्कि रुपया डॉलर की तुलना में अधिक मजबूत दिखाई देता है। लेकिन अगर यूएसडी को या डॉलर को जो मजबूत किया गया या फिर उसको एक इंटरनेशनल करेंसी बनाया गया, तो वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, इनको फ़ायदा होता है।
क्योंकि हर ट्रांजेक्शन पे ये कुछ ना कुछ अपना कमीशन लेते हैं। जैसे भारत को चीन से ही लेना है सामान या कि दुनिया के किसी भी देश से लेना है, तो जब हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ हमारा जो कमीशन है वो डॉलर में ही होता है। उस कमीशन का जो है पैसा जाता है अमेरिका को। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो उनकी इकोनॉमी बढ़ती चली गई, उनका जो प्रोडक्शन भी बढ़ता चला गया और हमें ये महसूस होता है कि वास्तव में हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, जबकि हमारा रुपया कहीं कमज़ोर नहीं हो रहा है। हमारा रुपया जो है डॉलर की तुलना में मजबूत है और दुनिया में कई करेंसीज़ तो ऐसी हैं जो डॉलर से भी बहुत अधिक मजबूत हैं। जैसे दिनार वगैरह हो जाए या पाउंड हो जाए, तो ये सारी करेंसीज़ तो डॉलर से भी मजबूत हैं। लेकिन यूएसडी को चूँकि एक ग्लोबल करेंसी घोषित कर दिया गया है, आपकी मजबूरी हो जाती है, इसीलिए वो आपको दिखाई देता है कि वो रुपये की तुलना में मजबूत है। अन्यथा आप जापान चले जाइए, जापान की करेंसी ही हमसे डाउन है। लेकिन जापान की करेंसी डाउन होने का मतलब ये नहीं है कि जापान जो है वो पीछे है, वो दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था था अभी कुछ समय पहले। तो रुपया जो है वो सिर्फ़ दिखाने के लिए है, वास्तव में अगर देखा जाए तो भारत का रुपया कमज़ोर नहीं हुआ है। डॉलर की तुलना में हमारा रुपया 1947 से अगर हम 2025 में कैलकुलेट करें, तो वो मजबूत हुआ है। ये मैंने अपनी बात रखी, बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। कोई भी साथी बताएँ? माता प्रसाद जी, आज हरीश जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हरीश जी, आप कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं, या तो आप अपना परिचय देना चाहें तो आप परिचय दे सकते हैं। मैं कुछ कहता हूँ भाई साहब। जी, बताइए। देखिए, पैसा कितना भी जेब में हो, लेकिन जब तक आप उस पैसे को किसी वस्तु के रूप में बदल ना लें, तब तक वह पैसा किसी काम का नहीं है। मतलब आप उस पैसे को खा करके अपना पेट नहीं भर सकते हैं, या उस पैसे पर बैठ करके कहीं आप जा नहीं सकते। आपको खाने के लिए जो सामान चाहिए वो पैसे से आ जाता है। ये उस पैसे की उपयोगिता है। इसीलिए पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तु आज के समय में दिखाई देती है। पैसे के साथ एक बड़ी चीज ये हो गई कि पैसे से आज के समय में सारी चीज खरीदी जा सकती है। अधिकांशतः जिन चीजों की डिमांड व्यक्ति करता है, वह सारी चीजें पैसे से आ सकती है। इसलिए पैसा ज्यादा मूल्यवान दिखता है, सभी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा होने के पीछे क्या वजह प्रमुख रूप से हो सकती है? यह भी दिखता है कि जहां तमाम चीजों को समाज पर निर्भर हुआ करता था, आज वह व्यक्ति सिर्फ पैसे पर निर्भर होकर रह गया है। बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं जो परिवार और समाज से ही पूरी हुआ करती थी। आज पैसे की प्राथमिकता ज्यादा स्थापित हो जाने के कारण, पैसे की उपयोगिता ज्यादा स्थापित हो जाने के कारण सारी चीजें पैसे के ही आसपास या उसको निगाह में रख करके ही बनाया जाता है। मुझे लगता है कि पैसे का, मुद्रा का जो शुरुआत किया गया वो एक समाधान था। वस्तु विनिमय की लूट, या यह कह लीजिए कि वस्तु विनिमय में आने वाली समस्याओं को समाधान के रूप में मुद्रा का विकास किया गया। और मुद्रा अपनी उपयोगिता के ही कारण पूरे विश्व भर की, या कह लीजिए कि सभी सभ्यताओं में स्वीकृत हुआ। जहां से भी प्रचलन शुरू हुआ, वो विश्व की सभी सभ्यताओं ने कहीं ना कहीं मुद्रा को प्राथमिकता दी।
अब चूंकि प्राथमिकता मिल गई और एक सरल माध्यम हो गया वस्तु विनिमय का, तो हुआ क्या कि राज्य सत्ताओं ने भी सोचा कि क्यों ना हम इसी के माध्यम से ही व्यवस्था सारा बनाए। व्यवस्था की आधार हम जो वस्तुओं को बनाते हैं, पहले लगान में जैसे अनाज ले लिए जाते थे, उपज ले ली जाती थी लोगों की, उत्पादन ले लिए जाते थे, या आप कर के रूप में वह भी जमा करा सकते हैं। उत्पादन और जो भी चीजें इस तरीके से कर के रूप में इकट्ठा की जाती थी, उसको बहुत दिन तक स्टोर नहीं किया जा सकता था और वह वापस समाज के बीच में आ ही जाता था। राज सत्ताओं को लगा कि अगर हमने मुद्रा को विनियमित कर लिया तो बहुत सारी चीजें बहुत काफी समय तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। आपके श्रम का, आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी समझ का एक संचित स्वरूप बन सकता है। तो मुझे लगता है कि वस्तु विनिमय को प्रतिबंधित करना, वस्तु विनिमय का विकल्प है मुद्रा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वस्तु विनिमय को प्रतिबंधित करके सिर्फ मुद्रा पर ही आधारित राज्य व्यवस्था का संचालन करना, ये प्रमुख समस्या है। अब एक बात आती है जो कि आज हम बात कर रहे हैं मूल रुपया और डॉलराइजेशन को लेकर के। जब एक देश के अंदर व्यवसाय के लिए एक मुद्रा है, तो व्यावसायिक स्तर पर भी कोई एक मुद्रा होनी चाहिए। ऐसी सोच संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही आना शुरू हो गया। जैसे जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी प्रासंगिकता पूरे विश्व भर में स्थापित करने लगा, वैसे वैसे ये बात आई कि कोई एक ऐसी इकोनॉमी जो पूरी तरह से स्टेबल हो, बहुत ज्यादा उठापटक जिस इकोनॉमी में ना होता हो, हम उस इकोनॉमी का मुद्रा को एक मानक मान लें। मुद्रा का डॉलर के रूप में माना जाना ही अमेरिका की समृद्धि का बहुत बड़ा कारण है। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि वही एक चीज ऐसी है जिसने अमेरिका को बहुत प्रभावशाली बनाया। उपयोग तो है, डॉलर का उपयोग अमेरिका ने अपने सामर्थ्य को बढ़ाने में किया, लेकिन डॉलर का उपयोग ना करने वाले भी कई सारे देश रहे और वह भी शक्तिशाली बने रहे। तो इसका मतलब ये भी है कि मुद्रा का वैश्विक रूप से एक मतलब सर्वमान्य ना बन पाना भी एक बड़ा कारण रहा। उसी के आधार पे भारत में क्या वर्तमान हम जो पीछे के कुछ वर्षों में चले जाएं, तो दिखता है कि पूरे वैश्विक व्यापार का केंद्र डॉलर ही रहा है। इसीलिए डॉलर से मूल्यांकन हर रुपया अपना अपना करता है। मुझे लगता है कि डॉलर का टूटना और अन्य मुद्राओं का प्रचलन में आना, यह एक अच्छी बात है वैश्विक संदर्भ में। अगर यह बात कुछ स्तर पे सफल होती है, तो भारत में भी या यह कह लीजिए देशी व्यवस्थाओं में भी, देश के अंतर्गत वाली व्यवस्थाओं में भी यह बात अगर लागू किया जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। मेरी बात समाप्त हुई। जी, बाकी के साथी बताएं। सभी साथियों को वंदे मातरम। जी बताइए आदरणीय। जी, अभी तक जैसा कि विचार विमर्श हुआ,
उससे जो हमारे कोटेशन है लगभग साफ साफ हो गए। एक नकारात्मक पक्ष थोड़ा सा मैं जिस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वो ये है कि मुद्रा से नुकसान क्या क्या हुए हैं और मुद्रा ईजाद करने के पीछे हमारे शासकों की मंशा क्या रही है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की भी मंशा क्या रही है, नीयत कैसी रही है, यही मुख्य बात है। क्योंकि मुद्रा बनाई तो मुद्रा के पीछे धन रखा गया। बात ट्विस्ट यहां आता है कि मुद्रा, जिस धन के पीछे जितनी मुद्रा छपी तो फिर उस मुद्रा का अवमूल्यन कैसे हुआ, क्योंकि धन तो उतना ही रखा हुआ है। जब धन उतना ही रखा है तो उस मुद्रा का अवमूल्यन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि महंगाई का बढ़ना वो तो मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर निर्भर करता है। अगर उत्पादन अधिक होगा तो सप्लाई अधिक होगी, सप्लाई अधिक होगी तो कीमत घटेंगी, और अगर उत्पादन कम होगा, सप्लाई कम होगी, तो निश्चित रूप से मांग अधिक होने पर कीमत बढ़ती है। तो ये तो हमारे मांग और सप्लाई, मांग और पूर्ति के नियम का आधार है। इसमें मुद्रा का कोई बढ़ने घटने का औचित्य नहीं है। तो मुद्रा का मूल्य तो मुद्रा का रहना चाहिए, वो मुद्रा का मूल्य कैसे घट गया? यही चीज 1947 से और आज की जब तुलना करते हैं तो आज की जनसंख्या में, उस समय की जनसंख्या में, आज के उत्पादन में और उस समय के उत्पादन में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि आज डिमांड बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है तो डिमांड बढ़ी है। डिमांड बढ़ी है तो कीमतों की कीमत बढ़ सकती है, वस्तुओं की कीमत बढ़ना स्वाभाविक है क्योंकि उनकी मांग बढ़ी है। लेकिन मुद्रा का मूल्य उस एवज में कम होना, क्योंकि हमारी खदानों से सोना बेसा तो है नहीं कि बस धातु नहीं निकल रही, प्राकृतिक संसाधनों का शोधन कर रहे, वहां से जब खनन किया जा रहा है तो उससे वो भी, तो इसका मतलब ये है कि जिस धातु का मूल्यांकन जितनी मुद्रा में किया गया, अगर उस धातु की मात्रा बढ़ जाती है तो मुद्रा का मुद्रा मजबूत होना चाहिए, सशक्त हो, ना कि उसका और अवमूल्यन हो जाए। ये चीजें जहां तक मेरा विचार है, ये चीजें जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के शासक हैं जिन्होंने अपनी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का स्वरूप दिया या अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाया, उनकी नीयत में खोट है। वो अन्य देशों को उतना संपन्न होते हुए नहीं देखना चाहते हैं जितना कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। और बिल्कुल एक माध्यम है, जैसा कि ज्ञानेंद्र जी ने बताया कि मुद्रा हमारी सुविधा के लिए एक बनाया गया मानक है। वो हमारी मुद्रा हमारी जेब में है तो वो किसी उपयोग की तो है नहीं जब तक कि वस्तुएं या जो जिस चीज की हमें आवश्यकता है वो चीज मार्केट में ना हो। अगर वो चीज मार्केट में नहीं है तो वो मुद्रा तो शून्य के बराबर है, उसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। केवल मुद्रा एक ही काम करती है कि हमें एक स्थान से वस्तु दूसरे स्थान तक बेवजह ना ढोना पड़े, क्योंकि हर जगह हर वस्तु उपलब्ध है। तो एक जगह हमारे पास कोई चीज उपलब्ध है और हम उसे 100 किलोमीटर नहीं ले जा सकते हैं, तो इस चीज को यहाँ पर हमने मुद्रा के बदले उसे दे दिया, और जहां पर हमें आवश्यकता है हमें वहां तक उस चीज को ढोना नहीं पड़ा, वहां जाके हमने पुनः उस मुद्रा के बदले वो चीज ले ली। यही तो विनिमय है।
तो केवल वस्तु, क्योंकि मात्रा में ज्यादा होती है, वस्तु को उतने का उतना नहीं ले जाया जा सकता है। इस असुविधा से बचने के लिए मुद्रा का एक विकल्प खोजा गया और उसकी आज तक भली भांति अपने उद्देश्य को पूरा कर रही है मुद्रा। लेकिन हमारे जो शासक हैं वो हमारे समाज को नियंत्रित कैसे करें, उनका शोषण कैसे करें, उनकी इस बारे में नीयत खराब थी, उनके विचार दूषित थे, जिस कारण से उन्होंने इस मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा स्फूर्ति और तमाम सारी चीजें करना प्रारंभ की। तो ये मुद्रा का हमारे समाज पर पड़ने वाला विपरीत प्रभाव है और जिससे हमें निपटने के लिए कुछ ना कुछ अलग से एक माध्यम खोजना ही पड़ेगा, ऐसा तंत्र विकसित करना ही पड़ेगा जिससे कि हमें जो आज के समय में नुकसान हो रहा है वो नुकसान से बचा जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद। बा, बाकी के साथी बताएं। भैया मैं अपना बात रखना चाह रहा हूँ। जी बताइए आदरणीय। सभी को प्रणाम। मैं भैया बस इसके संबंध में मेरा ये विचार है कि यदि मुद्रा नहीं होती तो आजकल जो पैसे का काला बाजारी हो रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा धन एकत्र कर ले रहे हैं पैसे के रूप में और रख ले रहे हैं, घर पर रख ले रहे हैं या बोड़ा में डाल के रख ले रहे हैं या और कहीं विदेश में रख ले रहे हैं। इतना नहीं होता, मुद्रा नहीं होता तो वस्तु विनिमय के द्वारा, जैसे पूर्व में था जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तब सामानों का आदान प्रदान करके, जैसे कई बार सुना गया है कि चावल का, धान कमाने वाला चावल दे दिया, कुम्हार घड़ा दे दिया, कपड़ा बनाने वाला कपड़ा दे दिया। ये सिस्टम में मिठास लग रहा था। लेकिन जब समाज में मुद्रा का प्रचलन इतना व्याप्त हो गया कि सारा प्रेम व्यवहार लेन देन ये सब बहुत कम हो गया, सब पर पैसे का एकाधिकार हो गया। और बाकी तो भाई जरूरी है ही, पैसा विनिमय के लिए बनाया गया, लेकिन पैसे से बहुत बड़ा हित हुआ। तो मुझे लगता है कि समाज को बिगाड़ने में भी पैसे का बहुत बड़ा रोल रहा। इतना कह के मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। अभी तो आधे से अधिक साथी रह गए हैं। हेलो। जी बताइए आदरणीय। हाँ सबको नमस्कार। आवाज़ आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा था, आज का टॉपिक जो है हमारा, जैसे जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय 1 रुपये $1 के बराबर था शायद, है ना? आपने हमने तो अगर ये इतना मतलब अब अंतर आ गया तो हमारी कोई तो पॉलिसी ऐसी रही होंगी जो हमारा कम हो गया, मतलब रुपया जो कमज़ोर होता चला जा रहा है और उस पर हमें काम करने की जरूरत है। उस पर सोच विचार करने की जरूरत है, या करप्शन की वजह से हो रहा है, पॉलिसी की वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है कि हमारा रुपया कमजोर होता चला जाए। पहली चीज तो ये। दूसरा ये, इसमें लास्ट पॉइंट जो मैं उस पर मेन फोकस करना है, मूल बढ़ने से मांग घट जाती है। मूल बढ़ने से सब चीजों की मांग नहीं घट रही। जैसे कुछ पर्टिकुलर चीजों की तो मांग घट सकती है, जैसे मकान है, बहुत महंगा है, उसकी हो सकता है मकान, लेकिन जो जरूरतों की चीज है उसकी तो मांग रहेगी। तो उनकी मांग कर नहीं रही। वो मूल बढ़ाने के बाद में भी काला बाजारी की वजह से भी मांग, मुझे लग रहा है कि मूल बढ़ रहा। मांग तो है ही, लेकिन काला बाजारी होगी तब भी होगा। ये तो जब जब जैसे पहले पुराने टाइम में जब पैसा नहीं था तब भी काला बाजारी थी, लोग स्टॉक कर लेते थे, देते ही नहीं थे। तो ये तो शुरू से चलता रहा है। तो इसमें क्या है कि मेन पॉलिसी
अगर जब तक पॉलिसी नहीं होगी, ईमानदारी से काम नहीं होगा, तब तक इस समस्या का समाधान होना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि हमें जो, जब हम किसी नेता को चुनते हैं या किसी इसको चुनते हैं या अधिकारी को देख, अधिकारी जब आता है तो उसे इतना करप्ट कर दिया जाता है, कोई सही से काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें समाज का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि समाज उस तरफ से लोगों को सोच ही नहीं रहा कि आगे वाले आने वाले टाइम में हमारा क्या होगा, या हमारे देश में क्या गड़बड़ हो रहा है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, क्यों हो रहा है। लोग पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं कि वो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है आज के टाइम में। तो इसी वजह से ये उसका पार्ट है कि अगर मूल्य बढ़ रहा है किसी, जैसे एक सोने का उदाहरण ले लेते हैं, सोने का एक धातु है और उसे निकल रहा है, और अभी जल्दी में अगर देखा जाए तो 8-10 या 15 साल के बीच में तो सोना 54 से 1 लाख के आसपास आ गया। तो ऐसा सोने में क्या हो गया, या तो कम हो गया निकलना, ये बहुत ज्यादा निकल रहा है, या क्या इतना ज्यादा डिमांड हो गई। डिमांड तो शुरू से थी सोने की, ऐसा तो नहीं था, तो उस समय भी महंगा होना चाहिए। तो क्या हो रहा है, अच्छा इसका एक दूसरा और उदाहरण मैं देना चाहूंगा, जैसे कपड़े का ले लीजिए। कपड़ा ब्रांड के नाम पे इतना महंगा, 8-8 10 4-4 5-5 हजार की एमआरपी है, वही कपड़ा 1500 में बाद में सेल में बेच देते हैं। इसका मतलब क्या है कि कॉस्टिंग जो उसकी है वो बहुत कम है। और हमारे कोई ऐसी संस्था नहीं बनी जिसमें ये तय हो कि एमआरपी इसकी कॉस्ट क्या आ रही है और हम एमआरपी इसकी लग क्या रहे हैं। ऐसी सोना निकालने और सब कुछ करने में, प्योरीफाई करने में उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही, हमें पता ही नहीं। हमें तो जो रेट तय कर दिए जा रहे हैं बस हम उसी पे कर रहे हैं, और उसका बीच का जो प्रॉफिट है वो कौन लोग मिलकर खा रहे हैं पता ही नहीं। उस पॉलिसी का जो मेकर है वो हम लोगों को घुमा रहे हैं, और हम लोग उसी में पिससे जा रहे हैं, आम जनता। क्योंकि आम जनता इतने अपने काम में ही, पैसे में और अपने कामों में, दिनचर्या में लगी रहती है, उसे इन चीज़ों से मतलब नहीं। तो मेन मुझे लगता है जो इसमें पॉलिसी मेकर हैं या जो हमारे पॉलिटिशियन है, इनकी बहुत बड़ी कमी है, और समाज जागरूक नहीं है, इसकी वजह से और बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। बस मैं इतना ही बात करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी, बाकी किस भैया जी वैदराज, जी बैदराज जी बताइए। ये अवमूल्यन एक आकलन ही तो है सिर्फ मात्र, कि आकलन करने से अवमूल्यन हो जाता है। हाँ, जैसे कि वस्तुओं के सेवाओं के जो मूल्य है वो बढ़ जाते हैं, उसकी घोषणा ही अवमूल्यन होती होगी। उसका आकलन कर किया जाता है सिर्फ। बाकी लोगों, जैसे मुद्रा की स्थिति है वही है, सेवाओं का बढ़ जाना रेट, तो रुपए का मूल्य भी उसी आधार पर तय होता होगा बाद में। और ये पगारें देने के लिए इसका अवमूल्यन वगैरह करते होंगे, पगारें बढ़ाने के लिए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, आप लोग कुछ समझाएंगे ठीक से तो। देखिए, मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कर्ज लेने के लिए भी जो है वो रुपये का अवमूल्यन किया जाता है, सरकारों के द्वारा जानबूझकर किया जाता है। जो विकासशील देश हैं उन देशों को कर्ज मिलना या फंड मिलना डेवलपमेंट के नाम पर आसान होता है। कुछ ऐसी नीतियां बनी हुई है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की, इसीलिए जो एशियन कंट्रीज हैं वो करेंसी का डिवैल्यूएशन जानबूझ करके करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये ब्रिजेश जी, इस मामले में बात यह है, आपने बिल्कुल सही कहा कि वास्तव में जब हम विदेश से कर्ज लेते हैं सामान्य तौर पे, उसको हम 2-3-4 या फिर जितने भी समझौता हुआ है उतने हिस्से में हम उसको वापस करते हैं, जिसको आप ये कह लीजिए सामान्य तौर पे ईएमआई तय होती है। अच्छा, देश एक दूसरे देश को, राज्य एक दूसरे राज्य को जब आर्थिक मदद मुहैया कराता है तो वह ब्याज जैसी चीज नहीं ले सकता। फिर उसका क्या तरीका है, फिर उसका लाभ लेने का एक तरीका होता है, वो तरीका है डीवैल्यूएशन ऑफ मनी, पैसे का डीवैल्यूएशन। आप देखेंगे कि जो देश ज्यादा उधारी में रहता है उसके पैसे की वैल्यू उतनी कम होती है। आपको याद होगा कि जब मनमोहन सिंह, बहुत सारा उदारीकरण का दौर एक आया था देश में, मनमोहन सिंह के बहुत पहले से, थोड़ा और पहले से उदारीकरण का दौर देश में आया था, तब रुपए का अवमूल्यन ज्यादा हुआ क्योंकि हमने पैसा ज्यादा उधार ले लिया। यही स्थिति पाकिस्तान की भी है, यही स्थिति नेपाल के रुपए की भी है, यही स्थिति अन्य देशों के रुपए की भी है।
जितना पैसा वापस देने के लिए आप जितना मजबूर होंगे, उतना सामने वाला आपके रुपए का डी वैल्यू कर देता है। अब जो ये वैद्यराज जी ने कहा कि आकलन है, वास्तव में ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम बजट बनने की प्रक्रिया को ध्यान में दें, मैंने पहले भी इस फोरम पर यह बात कही है, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं। जब किसी देश का बजट कैसे बनता है, हम इसको समझें। वास्तव में राज्य करने के अधिकार के साथ में जो राज्य करने वाली इकाई होती है, वह सभी संपत्तियों की स्वामी होती है एक तरीके से। तो यह देश में जितनी भी प्रॉपर्टीज है तो सब राज्य की ही। अब एक सवाल ये होता है कि राज्य क्या वो सारी संपत्ति ले सकता है? तो यहां प्रश्न खड़ा हुआ, यहां इसका उत्तर ये दिया गया कि नहीं, राज्य उतना ही ले सकता है जितने की उसकी आवश्यकता हो। मतलब हम और आप जब अपने घर का बजट बनाते हैं, तो बजट जैसे किसी एक व्यक्ति की तनख्वाह कुल इनकम 10,000 रुपए है, तो वो 11,000 रुपए का बजट नहीं बनाएगा। वो 10,000 रुपए के अंदर अपने सभी खर्चों को नियमित करेगा। लेकिन देश की सरकारों के साथ ये नहीं होता। वो पहले अपने खर्च बनाते हैं, फिर उस खर्च का पैसा कहां से आएगा ये इसका इंतजाम करते हैं। मान लीजिए सरकार ने बजट बनाया, उसमें कहा कि हमको 100 रुपए देश में खर्च करना है। अब अगर 100 रुपए खर्च करना है, तो वो ये देखेंगे कि जो हमने इतने टैक्सेस लगा चुके हैं, अब तक जो टैक्स लगे हुए हैं, उससे कुल इनकम कितनी हो रही है। मान लीजिए 30 रुपए की हो रही है। फिर वो इस बात पे चिंता करते हैं कि क्या टैक्स बढ़ा करके हम बाकी के 70 रुपए कवर कर सकते हैं। फिर बात होती है कि अगर हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे तो देश भर में तो विवाद की स्थिति खड़ी हो जाएगी और बहुत ज्यादा महंगाई आ जाएगी। तब थोड़ा बहुत टैक्स स्ट्रक्चर में परिवर्तन करके 30 को 35 करते हैं, या कर लीजिए कुछ थोड़ा बहुत बढ़ाते हैं। बाकी का पैसा उनका आता है जो असेट्स उन्होंने रख रखे हैं। उन असेट्स का इंटरेस्ट के रूप में, या कह लीजिए उन असेट्स का किराया के रूप में सरकार को एक अच्छी खासी इनकम वो मिल जाती है। तीसरी इनकम करने के लिए जब तब भी नहीं पूरा होता, मान लीजिए 100 रुपए का खर्च है, सारा इंतजाम करके 90 रुपए हुआ, तब वो 10 रुपए का उधार लेते हैं। और जब उधार लेते हैं, उसी के साथ उनके ऊपर ये शर्त लग जाता है कि अब आप अपने रुपए का मूल्य इतना घटाएंगे और उस घटने के हिसाब से इस 10 रुपए का आप हमको 10 रुपए जब वापस करेंगे तो आपके 10 रुपए की वैल्यू 12 रुपए के हिसाब से होगी, तो आप मुझे 12 रुपए वापस करेंगे। ये है अवमूल्यन का। और जब सरकारें इसकी घोषणा करती हैं, तब वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो अभी माता प्रसाद कौरव जी ने कहा कि आपूर्ति और मांग, उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करती है। अगर आपूर्ति कम होता है तब वस्तु का मूल्य कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, और जब आपूर्ति बढ़ जाती है तो मुद्रास्फीति का प्रभाव मूल्य पर कम पड़ता है। जी जी धन्यवाद। भैया जी, ये क्या ये कहा जाए कि मतलब रुपए का जो मूल्यांकन होता है वो अवास्तविक भी होता है कि वास्तविक ही होता है? आज का विषय पर ही आपका प्रश्न है, इसलिए मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। नरेंद्र यादव जी, भाई साहब, मैं 2 मिनट में बात क्लियर कर लूंगा, फिर आप बोल लीजिएगा। वास्तव में ये बिल्कुल सही बात है कि रुपए का मूल्य निर्धारित नहीं है। सरकारें कल्पना के आधार पे कि हमको इतना आवश्यकता है, इतना तय हो गया, उसी आधार पे मुद्राएं छाप लिया करती थी और विदेशी कर्ज लेकर के उसी के दबाव में अपना सारा कार्य कर लेते। लेकिन
देश के अर्थशास्त्रियों ने यह विचार किया कि हम रुपए की वैल्यू को कैसे निर्धारित करें, क्या दूसरे के हिसाब से, यानी जो विदेशी हमको कर्ज दे रहे हैं और जितना वो दबाव बना रहे हैं, हम उसी दबाव के ही आधार पर रुपए का मूल्यांकन करें या कोई और मानक बनाएं। मुनि जी बहुत शुरुआत से मूल रुपए की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी अभी तक की जानकारी के हिसाब से, वो गलत भी हो सकती है, लेकिन हमने करीब साल भर पहले इस पर खोजबीन की थी, अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। 1970 या 1980 के आसपास की जो रुपए की वैल्यू थी, उस वैल्यू को सारे अर्थशास्त्रियों ने मूल रुपया मान लिया और ये सारा कुछ बनाया गया 2010 या 2008 में। 2010-2008 में अर्थशास्त्रियों ने बैठ करके ये तय किया कि हम एक मूल रुपया लेते हैं, और वह मूल रुपया कब का ले, तो उन्होंने 1980 के आसपास का जो रुपए की वैल्यू थी, यानी एक रुपए बराबर शायद 60 या 67 रुपए था उस समय, उसी को उन्होंने एक मूल रुपया मान लिया। यानी कि 47 में एक रुपए की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो उसी को उन्होंने सन 47 का एक रुपया, मतलब डॉलर का एक रुपए के हिसाब से ना कहिए, उसको मूल रुपया कह लीजिए, उसी की बात पहले कोटेशन में है कि 205 रुपए के आसपास मूल रुपए की वैल्यू है। अब तो वो खैर कल्पना में नहीं रह गया, अब वो सब आंकड़ों में है। जी भाई साहब। नरेंद्र यादव भाई साहब कुछ कहना चाह रहे थे, कहें। हाँ जी, मैं थोड़ा सा दो चीजें ज्ञानंद जी बोल रहे थे, मैं थोड़ा सा मतलब क्लियर करना चाह रहा था, मेरे समझ में नहीं आया शायद। एक तो ये बात कर रहे थे कि जो विदेशी लोग हैं, तो वहाँ से क्या है कि वो लोग तय करते हैं कि जब कर्ज लेते हैं तो वो लोग हमारे वैल्यू को तय करते हैं, मतलब पैसे की, कि कम ज्यादा कर सकते हैं कि ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मानो हमने $10 का कोई सामान लिया कर्ज पे, और जब हमें वापस करना है तो हमें अपने पैसे की वैल्यू को गिराना पड़ेगा, वो क्योंकि ब्याज नहीं लेते, ये मान के चल रहे हैं, तो वो हमारी पैसे की वैल्यू को गिरा देते हैं। ये कहना चाह रहे थे क्या? दूसरा चीज ये, एक बात और कही थी, मेरे दिमाग से अभी स्लिप हो गई, फिलहाल मैं इसी बात करता चाह रहा था कि मतलब मैं समझ नहीं पाया कि इस, कुछ बताएंगे आप सर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वास्तव में जब हम किसी देश से कर्ज मांगते हैं कि हमको पैसे की आवश्यकता है IMF से या फिर वर्ल्ड बैंक से, जब हम पैसा लेते हैं तब वो कर्ज देने के साथ साथ ये चीज निर्धारित होती है कि आप उसको किस तरह से वापस करेंगे। एक EMI बनती है, उसी EMI में यह तय होता है कि आप अपने रुपए को इतना डीवैल्यू करेंगे। ये कर्ज की शर्तों पर निर्भर करता है, इसीलिए आप कई बार देखते हैं कुछ देशों से जब हम कर्ज लेते हैं तो हम बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, भले ही वो अमाउंट कम हो, है भले ही वो बड़ा अमाउंट है, लेकिन वो हमारे लिए सरदर्द हो जाता है, क्योंकि हमने उसको बहुत झुक करके लिया होता है। ये है कुल उसका गणित। एक चीज और समझना चाह रहा था आप लोग, और एक चीज और था, ये जब हमारी डिमांड, ये भाई हम कर्ज लेने जाते होंगे तो हम अपना, जैसे सरकार, जब राज्य सरकारें करती हैं कि हमारी ये जरूरतें हैं, हमें इतना पैसा हमें अर्जित करना है, ठीक है। अगर यही हमारी सेंट्रल सरकारें करती होंगी कि हमारी देश की इतनी जरूरत है और ये चीजें हमें करनी है, तो इसके लिए हमें कहाँ से पैसा अर्जित करना है, अगर हम नहीं कर पा रहे तो हमें कर्जा लेना पड़ रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ, अगर राज्य सरकारें केंद्र से पैसा लेती हैं, अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, अभी ये विषय में आया था कहीं पे कि राज्य सरकार को अगर खर्चों के लिए चाहिए तो मतलब उनको ये तय करना पड़ता है कि पहले हम कहाँ से पैसा अर्जित करेंगे और उतना ही पैसा मिलेगा। तो हमें केंद्र सरकार भी ये करती होंगी कि भाई हमारे देश में ये चीजें डेवलप करनी है, ये यहाँ है, हमें पैसा खर्च करना है, तो कहाँ से हम टैक्स पे लेंगे। फिर ये लोग एक चीज ये जो पैसा लेते हैं और इतने ज्यादा पैसे पे झुक के लेते हैं, तो क्यों लेना पड़ रहा? कुछ है जानकारी? ये बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये समझिए, आप एक शब्द बहुत सुनते होते हैं, बहुत सुना होगा आपने, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। ये जो राजकोषीय घाटा शब्द है, बजट का घाटा, घाटे का बजट बनाना,
ये समाजवादी देशों का एक चलन है। ये बजट बनाते ही घाटे का है। बजट बनाने के भी उसमें इनकी होता क्या ना, ये सब कुछ चेन रिएक्शन में है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। आप जो 100 रुपए का जो खर्च आपने निर्धारित किया है, उसमें इस तरीके से समझिए कि 3 हिस्सों में हम उसको मैं समझाने के लिए, सिर्फ अपनी बात कहने के लिए हाँ कोई बात नहीं, उसको कोई बात 3 हिस्सों में बांटता हूं। एक हिस्सा जब सरकार अपना बजट बनाती है 100 रुपए का, तो 33 रुपए तो सिर्फ ये हिस्से होता है कि वो ईएमआई चुकाएगी, क्योंकि उसको वो रोक नहीं सकती। उनको जो पीछे का लिया कर्ज है उसको वापस करना ही करना है, तो वो ईएमआई में निकल जाता है। 33% हिस्सा फिर मान लीजिए वो निकल जाता है सरकार को चलाने के खर्च के रूप में। सरकार को चलाने के खर्च के रूप में मतलब जो सैलरी वगैरह आती है सरकारी कर्मचारियों की, और जो सरकारी कार्यालयों को चलाने का एक रेगुलर खर्च है, 33 रुपए उसमें मान लीजिए चले जाते हैं। अब बाकी के इंफ्रा पर काम करने के लिए, जिसमें सेना, पुलिस, शिक्षा, सारी चीजें हैं, वह सब उस एक छोटे हिस्से पर डिपेंड करती हैं। अगर कोई देश ये कहे कि हम उधार नहीं लेंगे, कोई सरकार मान लीजिए मोदी सरकार कहती है कि हम उधार नहीं लेंगे, तो उसको तो पिछला कर्ज चुकाना ही है, और वो जो पिछला कर्ज चुकाना है उसको चुकाने के लिए जनता से उसको टैक्स वसूलना ही पड़ेगा। तो कर्ज ना लेने की स्थिति में जनता पर लोड पड़ेगा और देश में महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई का भूत इतना बड़ा है कि सरकारें उससे सीधे भिड़ने के बजाय एक शॉर्टकट तरीका ये अपनाती हैं कि हम उधार ले लेते हैं। यही तरीका है और कोई तरीका इनके पास नहीं है। अगर ये बात अलग है कि पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाए कि भाई आप हमको कड़वी गोली खानी है, हम खा लेंगे, जैसा शुरुआत में इन्होंने कहा था, लेकिन आप उधार मत लो। लेकिन ऐसी स्थिति लोकतंत्र में बन पाएगी, समाजवाद में बन पाएगी, बड़ा मुश्किल दिखता है मुझे जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई और साथी बताएं, किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बातचीत हो। अब मैं ये पूछना चाह रहा था, एक क्वेश्चन पूछ लूं? जी बताइए। हाँ। मैं अब क्वेश्चन नहीं है, मतलब सोल्यूशन, मतलब अब ये जैसे हमें तो पता चल गया ये बातों से कि भाई ये साज, इसमें जैसे अभी आप भी कह रहे थे कि इसका सोल्यूशन शायद कुछ हो पाए, तो हमें सोल्यूशन भी तो सोचना पड़ेगा ना कि क्या इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे इसे सुधारा जा सकता है। मेरे ख्याल से जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसी चैप्टर में, जिस चैप्टर में हम लोग अभी 7वां चैप्टर पे चर्चा कर रहे हैं, इसी में आगे है वो विषय। अच्छा। तो मैं भी जिसको समझता हूँ कि वो अगर व्यवस्था जैसा एक विकल्प जो हम लोग दे रहे हैं, मुनीज दे रहे हैं कि संपत्ति कर, सुरक्षा कर, ये अगर व्यवस्था लागू कर दी जाए तो एक तो वस्तु विनिमय से प्रभाव नहीं पड़ेगा राज्य सत्ताओं को, वस्तु विनिमय को वो प्रतिबंधित नहीं कर पाएंगी, मुद्रा का अपने आप समाज में चलन कम होगा, निर्भरता कम होगी, नैतिक मूल्यों की स्थापना होगी, और राजकोषीय घाटा से हम बच सकते हैं। वो आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगा। अच्छा ठीक। जी कोई और साथी बताएं। राकेश जी कुछ कहना चाहें? राकेश जी, वैद्यराज जी, रामराज जी। देखिए, मेरे इकोनॉमिक्स में दिमाग और हाथ दोनों बहुत कमजोर हैं, तो मैं इस मुद्दे से बचता ही हूँ। मैं सुन रहा हूँ सब लोगों को। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, जैसे हम टोटल डेफिसिट देखते हैं इंडिया पे इस समय लगभग 15.69 ट्रिलियन डॉलर का डेफिसिट है। हमारी इकोनॉमी से लगभग जो है 3.5-4 गुना डेफिसिट है। लेकिन आप
देखेंगे तो दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों की भी तो यही स्थिति है। अमेरिका की टोटल जीडीपी जो है अराउंड 28 या 29 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, और उन पर जो डेफिसिट है वो अराउंड 37 ट्रिलियन डॉलर का जो है वो उस पे एक तरह से देखा जाए तो उस पे कर्जा है। तो अगर हम दुनिया के अन्य देशों की तुलना में देखें तो अमेरिका पे सबसे ज्यादा इस समय दुनिया में कर्जा है। इतना कर्जा किसी देश के पास नहीं है, और वो उनकी टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। फिर वही अमेरिका जो है वो बाकी की जो संस्थाएं होती हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, जहां भी है, उतनी कर्ज में होने के बाद भी वहां वो 15 to 20% कंट्रीब्यूशन वो अकेले कर देता है। फिर वही जो है अपनी जो उनकी आर्मी है, उस आर्मी पे इतना बड़ा बजट भी खर्च कर लेता है, और वो अपने यहाँ महंगाई घटाने के लिए या फिर नागरिकों को सुविधा देने के लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ता है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि मान लीजिए कल के दिन अमेरिका ने ये कह दिया मैं तो कर्जा लौटाऊंगा ही नहीं, क्योंकि कर्ज लिया कहाँ से है? कर्ज तो सारा वर्ल्ड बैंक से लिया है, और ले कहाँ और जो जो ले रहा है वही उसका कंट्रीब्यूटर है। भाई 15% 20% तो उसका खुद का उसका कंट्रीब्यूशन है उसका। तो एक तरह से मोनोपोली है उसकी, वर्ल्ड बैंक में भी है, आईएमएफ में भी है, सब जगह उसकी मोनोपोली बनी हुई है। तो कर्जा वो उठाते जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर कल के दिन वो मना कर दे देश, तो वो तो एक सैन्य संपन्न शक्ति संपन्न देश है। आप कर्जा कैसे लेंगे, या कर्जा को लेने वाली इकाई कौन सी होगी? हम ये कहेंगे वर्ल्ड बैंक लेगा, तो वर्ल्ड बैंक किसके कंट्रोल में है? वर्ल्ड बैंक भी तो उन्हीं के कंट्रोल में है, सब कुछ उन्हीं के अधीन है। तो क्या वो वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल भी कर रहे हैं, उसी से कर्जा भी ले रहे हैं, उसी में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, और कल के दिन मना कर लें तो कौन रोक सकता है? ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। मैं इसमें एक चीज कहना चाह रहा था। जी बताइए। हेलो, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे आपने देखा होगा काफी मतलब आज से कम से कम 20 साल मान लेते हैं, 20-25 साल पहले मनमोहन सिंह जब आए थे या आए होंगे, तब की बात बता रहा हूँ। आपने देखा होगा एशिया जो की कंट्री थी वो मतलब बहुत ज्यादा जब तक खाड़ी युद्ध नहीं हुआ तब तक कोई ऐसी मतलब प्रॉब्लम नहीं थी। विकसित देश, मुझे लगता है कि ये जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं, विकसित देश कभी भी नहीं चाहते कि विकासशील देश विकसित देश की कैटेगरी में आ जाएं। तो वो ऐसी कुछ पॉलिसी बनाते हैं और ऐसा उनका वर्चस्व है उसमें, चाहे वो वर्ल्ड बैंक में आप जैसे कह रहे थे और हर जगह पे, कि वो ये चाहते नहीं, ये वो लड़ा के कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक रूप से नुकसान करते हैं कि ये लोग पिछड़े रहें, ये देश मतलब उस कैटेगरी में या उस तरीके से ना जाए, क्योंकि इनको मार्केट चाहिए। ये जैसे मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे छोटे में आपने देखा होगा एक देश दो देश हमेशा लड़ते हैं, आपको विश्व में कहीं ना कहीं और बड़ी लड़ाई चलती होगी, बहुत लंबे समय से लड़ रहे होंगे, और उसमें आर्म्स लॉबी को बहुत बड़ा फायदा है। भाई हथियार बन रहे हैं, गोला बारूद मशीनरी, ये कहीं तो यूज होंगे, तो वो जो बनेंगे जो बिकेंगे नहीं तो उनको चाहिए मार्केट, तो वो चाहते हैं लड़ें ये लोग। अभी यूक्रेन एक तरफ, एक आधा देश उधर खड़ा है, आधा रूस के साथ में, बड़े देश से बढ़ा देते हैं, किसी ऐसे देश को बढ़ा देंगे जो लड़ सकता है, और फिर उस छोटे देश को सारा सामान देंगे, वो डेवलपमेंट के नाम पे भी देंगे, कर्जा भी देंगे, हथियार भी देंगे, सब कुछ उन्हें मार्केट मिल जाता। तो विकसित देशों का ये काम है। अब पुराने जो लोग थे जब डेवलप हो रहा था, जैसे आप देख लो श्रीलंका का उदाहरण ले लो, वहां तक वो मतलब लोग परेशान हो गए शासन से। आप बांग्लादेश का ले लो, अभी नेपाल में देख लो हो रहा है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी हालत बुरी है, अफगानिस्तान में हो चुका है ना। तो अब हमारा भी देख लो मतलब हालत बहुत अच्छी नहीं कह सकते कि जीडीपी का 80% करीब मेरे ख्याल में कर्जा हो गया। तो ये जो हम लोग पॉलिसी हमें चाहिए कि एशिया के देश मिलके कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे हम लोग डेवलप हो पाए, जो हो नहीं रहा है, जो बीच में ये लोग ज्यादा उसकी तरफ को मतलब भाग रहे हैं, जो डेवलप कंपनी को तो उनसे आप दूर बना के कह रहा है ना। हूँ, हाँ, मैं तो बात कही वो बात अलग है, आप कुछ और बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक में इन्वेस्ट भी वही कर रहे हैं, कंट्रोल भी वही कर रहे हैं, कर्जा भी वही ले रहे हैं, और फिर उसी को देना भी उन्हीं को है। अगर कल के दिन वो, हम इंडिया के छोड़ दें, अमेरिका का ही देखें, अमेरिका की जीडीपी से ज्यादा उनका कर्जा है। प्रश्न ये है कि वो लौटाएंगे किसको, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट तो उन्हीं का है। बिल्कुल ये बात सही।
कोई साथी इस पर कुछ कहना चाहे तो बता सकते हैं। मैं भाई साहब मैं एक एक बात मिनट इसमें कहना चाहूंगा। जी बताइए। हाँ बबलू भैया बताइए। नहीं ना, आप बता दीजिए, फिर बाद में मैं बताऊंगा, आपका नहीं सुन लो। बबलू भैया बताइए बताइए ना। देखिए क्या है कि मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ जो बात अभी 2-3 दिन पहले भी रिपीट किया था। क्या कि अमेरिका जब 44 में जो डॉलर का अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बनाई और 71 में जो है गोल्ड चेन को डॉलर से अलग कर दिया, उसी दौरान इंडियन करेंसी भी 71 में गोल्ड चेन से अलग हो गया। यानी जो हम लोग अभी भी सुनते हैं कि गोल्ड के बदले में करेंसी छापा जाता है, भारत सरकार छापती है, एक कोरा कोरा 100% झूठ बात है। गोल्ड के अगेंस्ट में करेंसी आज की डेट में भारत में नहीं छापी जाती, और 71 में ही गोल्ड चेन को भारत में ब्लॉक कर दिया गया था। बात रही कि जो लोन है अमेरिका का वो नहीं देगा, तो जिस प्रकार से ने यूरोपीय कंट्रियों को एक कह के गोल्ड वापस करने से, शायद 70 के दशक में 75 रहा हो या 80 रहा हो, इसी बीच के दशक की बातें हैं, एग्जैक्ट डेट हमें ध्यान नहीं है। तो जिस प्रकार से डॉलर के बदले में गोल्ड वापस जब यूरोपीय कंट्री मांगे और अरब कंट्रियां, तो इनको देने से अमेरिका ने इनकार कर दिया। ऑन डाटा है, कोई कहानी नहीं है, इनकार कर दिया, जिसके एवज में 91 में यूरो का जन्म हुआ। तो उसी प्रकार से हो सकता है कि अमेरिका लोन भी देने से डिनाई कर जाए। जैसे यूक्रेन रशिया वार है, अभी वार हुआ, वार में रशिया का जो फॉरेन रिजर्व था उसको अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया। या अफगानिस्तान वाला जब मामला हुआ, जब अफगानिस्तान का तालिबान के साथ आया, तो इनका जो फॉरेन रिजर्व था उसको ब्लॉक कर दिया, तालिबानी को दिया नहीं अमेरिका ने। तो इसका पुराना इतिहास रहा है, कुछ भी कर सकता है, कोई बड़ी बातें नहीं है इनके लिए। आगे आप बताइए। बिल्कुल ठीक कहा बबलू भैया आपने। इसमें है क्या ना कि अगर जैसे रसिया के उन्होंने फॉरेन रिजर्व को अगर उन्होंने ब्लॉक किया, तो रशिया का पैसा भी कुछ ना कुछ इनके पास था और रशिया का नोट भी कुछ उनके पास था। जब तो इन्होंने अगर विदेशी व्यापार विदेशी संबंधों में अगर ये पैसे को कहीं ब्लॉक करते हैं, तो दोनों के पास जो फॉरेन रिजर्व है उसका डिफरेंस ही डेफिसिट में जाता है। जी अब यहाँ पे जो एक प्रश्न ब्रजेश जी ने उठाया कि भाई अमेरिकन गवर्नमेंट का इतना माइनस में बजट है फिस्कल डेफिसिट का, तो मैंने पहले ही क्लियर किया, एक तो समाजवादी देशों का या यह कह लीजिए कि जो आजकल वर्तमान में हर देश का आप देखेंगे इसमें तो वो इसमें एक लाइन में बजट। जोड़ना चाहूंगा आपकी बातों को। जी एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा कि जो भी बात हो रही थी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को लोन देता है मदद के रूप में, वो लोन न मूल और न इंटरेस्ट, वापस कुछ भी नहीं करना होता है, क्योंकि कोई कंट्री लोन वापस करेगी ना। यदि भारत लोन लेती है विश्व बैंक से तो डॉलर में मिलेंगे और वापस हमें डॉलर में करने पड़ेंगे। आप ये समझ लीजिए, इंडिया लोन ली और अमेरिका लोन ली, मतलब एक मैं लोन लिया बिजनेस पर्पज, और कोई एक मेरा अन्य मित्र आदमी थे, उन्होंने लोन कर्जा दुकान से लिया, लोन लिया, उधारी लिया, वो अपने उपयोग मतलब खाने के लिए, वो बंदा कहाँ से बताएगा। तो ये स्थितियां हैं पूरी दुनिया का, अधिकांश जो विकसित कंट्रियां हैं और विकासशील कंट्रियां हैं उनका। तो लोन जो ले लेता है जो भी कंट्री, वापस उन्हें जनरली करना होता है। वो जब नहीं कर पाते हैं तो मैं बोला था जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें ब्याज जोड़ के और फिर मूलधन वाला फिर ब्याज बन जाता है महाजनी दौर में। शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मूलधन हुआ उस पर ब्याज जुड़ गया, तो ब्याज तो वापस करने पड़ेंगे, मगर जब कोई कंट्री ब्याज वापस नहीं कर पाता है तो वो रुपए का अवमूलन होता है। वो बोलते भैया हम तुमको लोन दिए थे, तुम्हारा रुपए का वैल्यूएशन इतना कम हो गया, ये इस करके रुपए का अवमूलन किया जाता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। ये मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियां नहीं हैं। जो बात कही ना ज्ञानेंद्र जी ने कि उन्होंने रशिया की करेंसी को ब्लॉक कर दिया या कुछ रिजर्व रहा होगा, तो वैद्यराज जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि पैसा है क्या, रुपया तो एक आभासी वस्तु है। जो आपकी वस्तु है वही वास्तव में मूल्य तो उसका ही है, चाहे वो गोल्ड हो चाहे कुछ भी हो।
यहाँ पर ये खेल क्या करते हैं, ये आपके ऊपर जो है, इन्होंने डॉलर को एक करेंसी बना दिया है जिससे आप दुनिया में आयात निर्यात कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने जो है आपने वर्ल्ड बैंक के रूल को नहीं माना, आपने आईएमएफ के रूल को नहीं माना, तो वो आपके ऊपर सीधे सीधे सैंक्शंस लाद देंगे। और ना तो वो रूस का कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना तो सेना लगा सकते हैं, ना तो नाटो भिड़ सकती है। उन्हें पता है कि सैन्य स्तर पर हम काम कुछ नहीं कर सकते हैं। करेंसी क्या है? करेंसी तो एक आभासी वस्तु है, कागज के टुकड़ों को और डिजिटल जो नंबर्स हैं उनको हम करेंसी नहीं कह सकते। जो फिजिकल असेट है वही करेंसी होती है। ये लोग क्या करते हैं कि ये उसके ऊपर जो है सैंक्शंस लगा देते हैं कि आप दुनिया से आयात निर्यात नहीं कर सकते हैं। इन लोगों ने एक ग्रुप बना लिया है। अब आप जैसे देखेंगे, चीन को देखिए, भारत को देखिए, तुरंत बोलते हैं हम टैरिफ डाल देंगे, हम आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो प्रभावित कर देंगे। तो जिन देशों को आवश्यकता है, जहां पर जो है जैसे भारत जैसे देखा जाए, जहां जॉब्स जनरेट होती है, गूगल है या बड़ी बड़ी कंपनियां करके है, तो वहां पर उन्हें पता है कि अगर इकोनॉमी को हमें स्टेबल अनस्टेबल करना है, डेमोक्रेसी को अनस्टेबल करना है, लोग जॉबलेस हो जाएंगे, दंगे भड़क जाएंगे, नेपाल जैसी स्थिति हो जाएगी, बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन जब यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं तो उन्हें पता है कि हम दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे पास एक शक्ति है डॉलर। उस डॉलर को ही उन्होंने मुद्रा घोषित कर दिया है, जबकि वास्तव में डॉलर भी एक आभासी मुद्रा है, फिजिकल जी हाँ, ठीक तो। बोल रहे हैं आप। तो ये सारा खेल जो है सैंक्शंस का। मान लीजिए मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, अमेरिका की बात छोड़िए, अगर कल के दिन चीन ने कह दिया कि हम पैसा नहीं लौटाएंगे, तो दुनिया का कौन सा देश है जो चीन से जाकर के भिड़ेगा कि आप हमारे को पैसा लौटाइए? वो तो परमाणु संपन्न शक्ति देश है और वो अमेरिका तक मार कर सकता है। तो दुनिया के सारे देश हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएंगे। वो एक काम सिर्फ करेंगे, वो कहेंगे कि वर्ल्ड बैंक जो है आपको कर्जा नहीं देगा, हम आपके साथ जो आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। यानी जो पाकिस्तान को धमकी दी जाती है, नेपाल को दी जाती है, बांग्लादेश को दी जाती है, भारत को दी जाती है, वो यही कर सकते हैं। बाकी कोई शक्तिशाली राष्ट्र है, संपन्न राष्ट्र है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, वो केवल सैंक्शंस का खेल खेलते हैं। वो बाकी उसके अलावा आप मिलिट्री कार्रवाई कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे भी वियतनाम के सर पर उन्होंने अपनी सेना खड़ी कर दी है अमेरिका ने, उन्हें एक बहाना चाहिए युद्ध करने का। उन्हें पता है छोटा सा देश है, बर्बाद कर सकते हैं सारे के सारे, उनका जो ऑयल है, जो भी उनका जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वो कब्जा कर लेंगे। यूक्रेन को उन्होंने यही धमकी दिया कि आप 50% हमको दे दीजिए, 50% रूस ले गया, दोनों में बट गया, नहीं तो वो बर्बाद हो। तो जो शक्तिशाली देश हैं, कहते हैं ना, सामर्थ्यवान कर्जा लौटाए या चाहे न लौटाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्जा तो केवल कमजोर को लौटाना है। अमेरिका न लौटाए तो दुनिया क्या कर लेगी? उसी का तो सारा निवेश है। और मजे की बात है कि वो कर्जा भी ले रहा है और निवेश भी वही कर रहा है। तो निवेश क्यों कर रहा है जब कर्जा ही वापस लेना है तो उसे? एक छोटा सा प्रसंग और आता है, आपको रिमेम्बर करा दूं, आप लोगों को ध्यान हालांकि होगा, मगर मैं दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ। आपका 2023 के प्रारंभ का, हो सकता है जनवरी हो, मार्च हो ना, वो समय अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से एक डिसीजन आता है और यूक्रेन रशिया वार के लेकर के पुतिन को वार अपराधी घोषित कर दिया जाता है और इनको गिरफ्तारी वारंट काट दिया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, एक बच्ची हमसे क्वेश्चन की कि ये बताइए कि पुतिन पर जो है गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, तो लोग गिरफ्तार करेगा कौन? कहने का मतलब सब थोथा चोचलेबाजी है इनके, बाकी है कुछ नहीं। वो आप ठीक बता रहे हैं। ठीक बात है। कोई और साथी बताएं, या किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो रख सकते हैं। अभी अगर किसी को कोई बात रखनी है, कोई प्रश्न है, तो हम लोग 2-4-5 मिनट चर्चा कर सकते हैं। हरीश जी आज जुड़े हुए हैं, अगर कुछ रखना चाहें तो आप बता सकते हैं। विषय से हटके भी कुछ बोलना हो तो आप बता सकते हैं अपना, पर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर मैं एक कुछ बात और सावधान में कर दूं, जी। अभी हमारे कई भाई लोग मित्र बताए कि आजादी के सन 1947 में डॉलर का मूल्य रुपए के बराबर था। मैं जहां तक देख पा रहा हूं बराबर नहीं था। $1 3 रुपए 70 पैसे के समथिंग हुआ करता था गोल्ड मूल्यांकन के अनुसार।
बाकी वस्तु विनिमय के अनुसार तो हमें ध्यान नहीं है, पर गोल्ड मूल्यांकन के अनुसार 3 रुपए कुछ पैसे हुआ करते थे। ठीक बता रहे हैं आप, गोल्ड के अनुसार वही रेट था, और के अनुसार जो है वो लगभग 2.5 रुपए यानी कि 0.76 यूएसडी का डिफरेंस हो जाता है। तो अलग अलग वस्तुओं पर जो है कन्वर्जन रेट अलग अलग था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 1 यूएसडी लगभग लगभग बराबर था, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था जितना अब हो गया है। और 1971 में जब इसको गोल्ड करेंसी चैन को तोड़ा गया, गोल्ड इंडियन करेंसी या गोल्ड डॉलर चैन को तोड़ा गया, उस समय भारत में 1 ग्राम गोल्ड का मूल्य 9 रुपए 65 पैसे समथिंग था, 9 रुपए 10 पैसे बीच में था। और मगर अमेरिका में जो है 1 औंस गोल्ड का मूल्य $35 ही था, जो 1944 में लागू किया गया था। यहाँ फ्लक्चुएशन दिखाई देता है भारत के गोल्ड मूल्य पर और अमेरिका के गोल्ड मूल्य पर, क्योंकि अमेरिका में गोल्ड मूल्य 44 से लेके 1971 तक उतना ही बना रहा, 35 से 40 डॉलर के आसपास, जबकि भारत में काफी गेन कर गया। जी, कोई और साथी किसी कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो बता सकते हैं। विपुल जी, कल का विषय बता दीजिए। हेलो। जी बताइए। हाँ, कल का विषय है, कल रहेगा 7,300 से लेकर 7,324 आर्थिक विषमता। ठीक है, तो आज की चर्चा को समाप्त कर सकते हैं।